अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का पहला टॉपिक है वैक्यूल्स। ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। इसके बाहर मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल में ये बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, प्लांट के सेंटर में होता है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है और उसकी वजह से प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो एक तरफ हो जाता है, पेरिफेरी की तरफ। वैक्यूल्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। बहुत सारे वैक्यूल्स जो हैं वो छोटे छोटे मेम्ब्रेन्स की फ्यूजन से भी मिलकर बनते हैं, जिसे कोएलेसेंस कहते हैं। वैक्यूल जो है वो मुख्तलिफ काम के लिए जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए ये एसोसिएटेड होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फैगोसाइटोसिस के लिए, स्टोरेज बनाने के लिए, सेल को प्रोडक्ट्स जो है उनको सेव करने के लिए, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी बनते हैं जो मेटाबॉलिज्म के दरमियान में बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं और इनसे अभी फिर फाइनल प्रोडक्ट बनना होता है, तो ये उनको सेव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और प्लांट्स में जो वैक्यूल है उसका अहम रोल ये है कि बहुत सारा जो पानी प्लांट सेल के अंदर दाखिल हो जाता है उसको वैक्यूल जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है और ये फुली एक्सपेंडेड हो जाता है विद इन द प्लांट सेल, जिसकी वजह से जो टर्गर की कैफियत है वो तारी हो जाती है सेल के ऊपर और पूरा जो प्लांट बॉडी होती है उसमें टर्जिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से लीव्स प्लांट्स बढ़ के खुले एक्सपेंडेड फॉर्म में आते हैं और ये अपनी जगह पर बिल्कुल इरेक्ट सही पोस्चर में पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन है हमारा अगला टॉपिक। साइटोसोल जो है उसके अंदर पाया जाने वाला ये साइटोस्केलेटल फैब्रिक नुमा फाइबर नुमा जो है ये हिस्सा है। इसकी 3 किस्में हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, और ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। अब जो प्रोटीन्स इनको पैदा करती हैं उनमें एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है, दूसरी चीज़ें हैं। ये सेल की शेप को मेंटेन रखने में मदद देती हैं, माइटोटिक अपरेटस बनाने में मदद देती हैं, फ्लैजेला सीलिया बनाने में मदद देती हैं, जो कि ऐसे आपको पता है कि सेल के हिस्से हैं जिनसे लोकोमोशन होती है। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में इंटेग्रेशन जो है वो कॉज करती हैं, सेल के कम हिस्से करती हैं सेल्स के। अब इसकी जो आगे से 3 किस्में हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसके बारे में अलग-अलग पेपर में सवाल भी आ जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स लंबे हैं, ब्रांच नहीं है, सीधे सीधे हैं, ट्यूबुलर प्रोटीन के बने हुए हैं, फाइबर लाइक हैं और ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं उसमें ये है कि माइटोसिस जब होती है तो ये माइटोटिक अपरेटस बनाने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से स्पिंडल बन जाता है। माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो ये भी सिलेंडर का मतलब होता है कि एक जैसा डायामीटर वाला जो है ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बनाते हैं, एक्टिन प्रोटीन से ये मिलकर बनते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ पाए जाते हैं और ये सेल के अंदर जो जितनी भी मोशंस होती हैं उनके लिए काम करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट है और इनका जो डायमीटर है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान का है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। ये सेल की शेप को मेंटेन रखने में मददगार साबित होते हैं, सेल को कोलैप्स करने से बचाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि तीनों जो फिलामेंट्स हमने पढ़े सिलेंडर हैं, ब्रांच नहीं है, मखसूस प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो डायमीटर वो माइक्रोट्यूब्यूल का है और सबसे कम माइक्रोफिलामेंट का है, इसीलिए इसको माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है वो इन दोनों के दरमियान है। अब बात कर लेते हैं हम सेंट्रियोल की। ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं होता। इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल का मिलकर बना होता है। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की तादाद जो होती है वो मखसूस होती है। 9 के हिस्से में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन करके ऊपर से लेकर नीचे तक माइक्रोट्यूब्यूल अराइज हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं सेंट्रियोल के अंदर और ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल राइट एंगल के तौर पर पड़ी होती हैं। जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो सेंट्रियोल के 2 हिस्से हो जाते हैं और ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन जब डिसअपियर हो जाती है तो ये सेल के 2 ऑपोजिट किनारों पर चला जाता है। उसके बाद ये एस्टर फॉर्मेशन करता है। आपको पता है कि उससे निकलने वाली छोटी छोटी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, सेंटर में सेंट्रियोल मौजूद होता है। फिर उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही स्पिंडल बनता है जिसके ऊपर क्रोमोसोम जो है वो वॉक करके जाते हैं और डिवाइड करते हैं। सेंट्रियोल जो है इस तरह सेल डिवीजन में बड़ा ही अहम रोल प्ले करता है क्योंकि ये क्रोमोसोम्स को इक्वली डिवाइड करने में मदद देता है। इसके अलावा ये सीलिया की फॉर्मेशन भी करता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है
अब आप देख सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल लंबी जो हैं वो छोटी छोटी नालियों की तरह के स्ट्रक्चर हैं, अंदर से ये खोखले हैं और ये 3 के हिस्से में जुड़कर इकट्ठी होती हैं। तो इन 3 का जो जुड़कर एक हिस्सा बनता है उसे कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। अब इन माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट को आप टोटल गिने तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 की शक्ल में 9 के घेरे में एक पूरा रिंग बनाती हैं और इस पूरे को हम कहते हैं कि ये सेंट्रियोल है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रियोल 2 आपको बनाकर दिखाए गए हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ये जो है प्लांट्स में भी पाया जाता है, ये एनिमल्स में भी पाया जाता है। इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चीज़ों की काट छांट होती है, नई चीज़ें बनती हैं, अल्टीमेटली एनर्जी बनती है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इसको जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं ताकि ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। और माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देख सकें तो ये जरदाने नुमा, फिलामेंट नुमा, रॉड शेप नुमा, यानी कि मुरब्बई थोड़ा सा शक्ल का या रेक्टेंगुलर आप जिसे कह लें ओवल सी शेप का नज़र आता है। एक ही पोजीशन में पाया जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। बहुत सारे सेल्स जो कि ज़्यादा एनर्जी बनाने का काम करते हैं, जिनमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तो तादाद जो है वो ज़्यादा भी होती है। अब इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो इसको शेप देती है। और इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जा बजा फोल्ड्स होते हैं और हर फोल्ड को क्रिस्टी बोलते हैं। इसके अंदर एक सियाल सा मादा होता है, उस सियाल मादे के अंदर वही एंजाइम पाए जाते हैं जिनका मैं अभी तस्करा कर चुकी हूँ। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है और इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। इससे पता चलता है कि जो डीएनए है ये अपनी रेप्लिकेशन जो है वो खुद कर लेता है और जो राइबोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी बनती हैं। तो दोनों काम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो इसके अंदर होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स हैं, साथ में कोएंजाइम्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कार्य होते हैं जो कि हमने क्रैब साइकिल में, एरोबिक रेस्पिरेशन में इंशाल्लाह ताला जब हम अपनी बुक ख़त्म करने वाले होंगे तो लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ने हैं। इसी तरह फैटी एसिड्स भी बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इनका भी मेटाबॉलिज्म, इनकी भी काट छाँट, इनकी भी तोड़ फोड़ और इससे नई चीज़ों बनने का जो अमल होता है वो यहाँ पर होता है। सबसे अहम काम इसका यही है कि ये एटीपी बनाता है। एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। जब तक एटीपी नहीं बनेगी सेल्स काम नहीं करेंगे और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर एक सख्त सी मेम्ब्रेन है जो कि इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो भी पाई जाती है। अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर हमने फोल्ड्स देख रहे हैं, तो इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड्स होंगे उनको हम क्रिस्टी बोलते हैं। यहाँ एक मखसूस गोल दायरवी शक्ल के पार्टिकल्स नज़र आते हैं जिन्हें F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। मटर के दाने के जैसे ये लगते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले हर इंपॉर्टेंट फिनोमेना में ये F1 पार्टिकल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में होते नहीं हैं। इनके अंदर पिगमेंट्स वाले जो कंपाउंड्स हैं वो पाए जाते हैं। ये पिगमेंट वो होते हैं जो कि प्लांट की सेल को कलर देते हैं क्लोरोफिल की वजह से, फॉर एग्जांपल, या और भी बहुत सारे कलर्स पैदा करते हैं। जिस भी प्लांट की बॉडी में ये पाए जाएंगे, प्लांट के पार्ट में पाए जाएंगे, उसकी वजह से प्लांट की बॉडी का उसका कलर एक मखसूस हो जाएगा। इनकी 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, क्रोमोप्लास्ट हैं और फिर ल्यूकोप्लास्ट हैं। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये कलरलेस हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। ये जहाँ पाए जाते हैं ये फूड की स्टोरेज करते हैं, स्टार्च की स्टोरेज करते हैं। तो अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम्स वगैरह में ट्यूबर वगैरह पाए जाते हैं, तो उनके अंदर ये स्टोरेज का काम करते हैं। और ट्रायंगुलर भी होते हैं या ट्यूब के जैसे भी होते हैं छोटे छोटे, तो ये स्टोरेज का काम करते हैं। इनका काम कलर देना बेसिकली नहीं होता। क्रोमोप्लास्ट ये बहुत सारे रंगों में पाए जाते हैं और इनका रंग ग्रीन के अलावा होता है। और ये फूलों की पत्तियों को जो इतनी सारे खूबसूरत फूल दुनिया में पाए जाते हैं उन सब के जो खूबसूरत कलर हैं इसी की वजह से है। क्रोमो का जो वर्ड है वो रंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो जब फल भी पक जाता है उसमें भी हम देखते हैं कि इतने सारे फल हैं जिनके बहुत खूबसूरत खूबसूरत रंग हैं, तो वो तमाम रंग क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही हैं। क्रोमोप्लास्ट क्योंकि ब्राइटली कलर्ड कर देता है फलों को और फूलों को, उसकी वजह से हशरात बहुत अट्रैक्ट होते हैं पौधे के ऊपर। और जब हशरात पौधे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो पॉलिनेशन करने में मददगार साबित होते हैं, जिसकी वजह से सीड्स का डिस्पर्सल जो है वो बड़े आराम से हो जाता है। पोलन का डिस्पर्सल जो है वो बड़े आराम से हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो कि थोड़ा सा लंबा था टॉपिक, तो मैंने सोचा कि इसको आपको एंड में बता दूं।
क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का कंपाउंड रखने वाला ग्रीन रंग का एक कंपाउंड है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये वो रखता है अपने अंदर। क्लोरोफिल की वैसे तो आगे से भी किस्में हैं, लेकिन हम उसकी डेप्थ में फ़िलहाल नहीं जाएंगे। मिसालें उसकी हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी वगैरह। क्लोरोप्लास्ट भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है इसीलिए इसको नाम दिया गया क्लोरोप्लास्ट। और ये भी ओवल सी शेप में होता है, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर, थोड़ा सा ओवल शेप में ये पाया जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर जब क्लोरोफिल जो है मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं तो मैग्नीशियम जो आयन है वो इम्पोर्टेंट होता है इसकी फॉर्मेशन के लिए, और हीम ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसके अंदर आयरन लगा होता है सेंटर में। तो ये जो क्लोरोफिल है ग्रीन कलर के हिस्सों में पाया जाता है, जैसे कि पत्तों में, मेनली स्टेम में। अब इसका अगर हम डायमीटर देखें तो 4 से 6 माइक्रोन मीटर है। ये माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं क्योंकि सेल ऑर्गेनल है, बाकी के सेल ऑर्गेनल्स की तरह छोटे छोटे इसके अंदर ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट को खोलें, और उन ग्रैन्यूल्स को ग्रैना बोलते हैं, तो इसके अंदर भी एक सयाल मादा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्लोरोप्लास्ट को खोल कर देखें तो हमें नजर आएगा कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी एक्चुअली एनवेलप के जैसी है, यानी इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है। बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो शेप मेंटेन करती है, अंदर की मेम्ब्रेन जो है वो आपको नजर आएगी, जो कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब इसमें ये जो थैलियाँ हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें ग्रैनम कहते हैं। ग्रैनम के अंदर जो सियाल मादा है उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर इसमें भी इसका डीएनए पाया जाता है, तो क्यों उसको हम क्लोरोप्लास्ट का डीएनए बोलेंगे। और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होने की वजह से हम देख सकते हैं कि ये अपने आप को तैयार कर सकता है, अपनी कॉपी तैयार कर सकता है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। और माइटोकॉन्ड्रिया था ऐसा ऑर्गेनेल। तो दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके बारे में हमें मालूम आता है कि उनका अपना डीएनए है और वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अब अगर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रैनम है इनके थैलियाँ एक दूसरे के ऊपर पाई जाती हैं, और इन्होंने एक ढेर बनाया हुआ है। आपको काफ़ी सारे ढेर इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, तो इन्हें थैलाकॉइड कहते हैं। थैलाकॉइड आपस में लिंक करते हैं जिन स्ट्रक्चर्स की मदद से, उनको हम इंटरग्रैनम बोलते हैं। तो यहाँ पर अब इसने बाकी की डिटेल लिखी हुई है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया जाना है और फोटोलाइसिस होनी है। थैलाकॉइड जो हैं वो फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर पाई जाती हैं ताकि ये ग्रैनम और इंटरग्रैनम जो है वो पैदा करें। एक ग्रैनम जो है वो असल में एक पाइल है थैलाकॉइड्स का। पाइल इसलिए क्योंकि हम उसे ढेर कह रहे हैं क्योंकि सारी जो थैलियाँ हैं वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं, ऐसे जैसे सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, या चाय की जो पिर्च होती हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, तो ये भी इसी तरह ढेर बना देती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और इनके अंदर वो सयाल मादा है जिसे हम क्लोरोफिल कह रहे हैं। अब हर ग्रैनम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी है जिसे हम इंटरग्रैनम कह रहे हैं। तो इंटरग्रैनम का नाम ही यूँ रखा गया है कि ये ग्रैनम्स के साथ लिंक पैदा करता है, ताल्लुक पैदा करता है। तो जनाब यहाँ पर आपको पता है कि पौधे के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है।